नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वापस मेगा ट्रेंड इन इन्वेस्टिंग। सीरीज 1 में हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग इज द मेगा ट्रेंड, सीरीज 2 में हमने बोला हेल्थ केयर इज अनदर मेगा ट्रेंड, एंड थर्ड में हम बता रहे हैं कि तीसरा कौन सा सेगमेंट है। तो तीसरा बड़ा सेगमेंट हमारे हिसाब से BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। उसके रीजन क्या है? पहला तो फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग इज इंक्रीजिंग। तो जो चीज़ बाहर थी, इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर थी, वो धीरे धीरे सर्कुलेशन के आ रही है। और वो आती है, एक चैनल होता है, और वो चैनल होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के थ्रू। मैं आपको कई इलस्ट्रेशन दे सकता हूँ कि क्यों उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, क्यों ज़्यादा फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करने वाले कि BFSI के अंदर होता क्या है। पहले जब भी BFSI की बात होती थी तो बात होती थी बैंक्स की। अभी BFSI बैंक लिमिटेड नहीं है, बैंक तक लिमिटेड नहीं है। बैंक्स के अंदर भी BFSI को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो लेंडर और एक नॉन लेंडर है। लेंडर में भी कितनी वैरायटी होगी क्या? आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, स्मॉल बैंक है, फिनटेक बैंक है। उसके बाद NBFC के अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, पर्सनल लोन कंपनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग करने वाली कंपनी है। तो ये तो लैंडिंग सेगमेंट हो गया। अभी नॉन लैंडिंग सेगमेंट के अंदर हम देखें तो लोग बहुत क्वांटिटी में F&O कर रहे हैं, और F&O के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके अंदर आपके पास कस्टोडियन है, आपके पास ब्रोकर है, आपके पास स्टॉक एक्सचेंजेस है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लो बढ़ते जा रहा है। तो आपके पास ब्रोकिंग कंपनियां है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ वाली कंपनी है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज है। इंक्रीजिंगली लोग हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, रेटिंग एजेंसीज है। तो आपके पास जो इन्वेस्टिंग जो बुके है वो बहुत बड़ा है। मोर देन 100 कंपनीज BFSI सेगमेंट के अंदर है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस सेगमेंट के अंदर क्या हो रहा है। पहले आप जाते थे हॉस्पिटल के अंदर, ट्रीटमेंट करा के आते थे, तो हो सकता है आप बिल कैश में सेटल कर देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेते हो तो पूरा का पूरा पैसा फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। उसके अंदर हॉस्पिटल आ गया, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आ गया, उसके अंदर बैंक्स आ गया, पेमेंट गेटवेज आ गए। तो पूरा का पूरा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को मिल रहा है। रेरा आने के बाद क्या हुआ, और जो पेमेंट गेटवे उनके आने के बाद क्या हुआ कि जो पैसा एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है, रेरा के अंदर बिल्डर को एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखना पड़ता है। एस्क्रो अकाउंट का चीज़ क्या होता है कि एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा जाता है वो उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और किसी और दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो पैसा बैंक के पास जा रहा है, न बिल्डर के पास रहता है, न इन्वेस्टर के पास रहता है या यूज़र के पास रहता है, वो बैंक के पास रहता है एस्क्रो अकाउंट के अंदर। तो रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा बाइंग होगी, वॉलेट में लोग पैसा रखेंगे, ये सारा का सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा रहा है, और उसके बाद उसका फॉर्मल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से BFSI सेगमेंट ये 2-3 साल 5 साल का व्यू नहीं है, ये 10-20 साल का व्यू है। मोर एंड मोर इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग फॉर्मलाइज, BFSI सेगमेंट इज गोइंग टू प्ले मच बिगर रोल। और पहले जहां फिजिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी प्रोडक्ट के अंदर आप BFSI सेगमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, अभी सॉवरेन, अभी गोल्ड रीट्स, गोल्ड ETFs आ गए, डिजिटल गोल्ड आ गया। पहले आप इन्वेस्ट कर सकते थे रियल एस्टेट के अंदर, आप रियल एस्टेट की AIF आ गए हैं, रियल एस्टेट के अंदर रीट्स आ गया है। पहले आप इंफ्रा में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन्विट के थ्रू आप इंफ्रा में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पहले सब लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते थे और काफ़ी पैसा अनअकाउंटेड रहता था, अभी धीरे धीरे वो पैसा फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी BFSI सेगमेंट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से BFSI सेगमेंट इज़ अगेन गोइंग टू मेगा ट्रेंड। और अभी टेक्निकली बहुत अच्छा है, दो रीजन से, कि जैसे हमने देखा 3-4 साल पहले तक PSU को कोई टच नहीं कर सकता था, क्योंकि करता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का कंटिन्यूस सप्लाई PSU स्टॉक का रहता था, इसलिए मार्केट में उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम रहती थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है सप्लाई करना, धीरे धीरे PSU का डिमांड बढ़ने लग गया। डेफिनेटली उनके नंबर ही बढ़े, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अभी हम देखते हैं कि
प्राइवेट बैंक के अंदर एफआई जो सेल कर रही है, क्योंकि उनके पास प्राइवेट बैंकिंग की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, तो प्राइवेट बैंक जैसे कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ऐसे बैंक वो कंटिन्यूस बेसिस पे बेच रही हैं, उनकी वजह से बीएफएसआई के अंदर थोड़ा प्रेशर है। तो सिचुएशन ये हो गया कि जो प्रॉफिट पूल है निफ्टी 500 कंपनी का, उसके अंदर बीएफएसआई का कंट्रीब्यूशन 37% है प्रॉफिट पूल के अंदर, लेकिन मार्केट कैप में उनका हिस्सा 23% ही है। तो ब्रॉड मार्केट में प्रॉफिट पूल में हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन मार्केट कैप के अंदर कम है। इसका मतलब पिछले 4-5 सालों में बीएफएसआई सेगमेंट ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा डालना चाहते हो, और अभी जो टेक्निकल एडवांटेज भी है, इन दोनों को देखते हुए बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर आप जरूर देख सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे फंड हाउसेस के फंड है, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का है, एसबीआई का है, बिरला का है, वाइट ओक का है, निपॉन का है। तो आप इनमें से कोई भी फंड एग्जामिन कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए, आपको कहाँ पैसा डालना कहाँ नहीं डालना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये डेटा जो एनालिसिस है पास्ट के बेसिस पे, फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली आपका पैसा, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम उस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।